खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद काजी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब, रहनुमा PTI। लास्ट टाइम मेरे शो में थे जब ये एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया। आज फिर उनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें वक्त दिया और जो हुआ, हम चाहते हैं कि दिल के ज़ख्मों का और चेहरे के ज़ख्मों का और इस मुल्क के ऊपर जो इस आवाम को ज़ख्म लगे हैं उनका अनुमाल किसी तरह हो सके, इसी हवाले से बात करेंगे रऊफ़ हसन साहब से। मगर इससे पहले मैं चंद खबरें रन डाउन बयान कर दूँ। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KPK की मुलाकात होती है, क्या बर्फ़ पिघल रही है। इसके अलावा एक और बड़ी आला शख्सियत से KPK के वज़ीर आला की मुलाकात भी हुई है। मुल्क में ये कौन बेपर्की उड़ा रहा है, एमरजेंसी, मार्शल लॉ, हमें कोई बेपर्की उड़ा रहे हैं, क्यों उड़ा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। नवाज शरीफ कल कोई तकरीर करना चाहते हैं तो कल वो क्या बात करना चाहेंगे अवाम से। उनकी अपनी हुकूमत है, वो हुकूमत से बात कर लें। और हुकूमत सोलर पैनल वालों से 11 रुपये का यूनिट ख़रीदेगी, ये बाद में बात हम करेंगे। मगर चलते हैं जनाब रऊफ़ हसन भाई, बहुत शुक्रिया आप फिर दोबारा आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक तो ये कि ये गॉड ब्लेस यू, और ये फरमाइए कि अच्छी बात है गंडापुर साहब की मुलाकात आज मोहसिन नकवी साहब से भी हुई और भी पानी बिजली के जो वज़ीर हैं उनसे भी हुई, और भी बताया जा रहा है कि बहुत आला सतह पर मुलाकात हुई। मैं ख़ास तौर पर आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें खान साहब की तरफ से ये रिफ़र किया गया कि वो समझते हैं कि ये मई जून बड़ा अहम होगा, ख़ास तौर पर ये बिजली की कीमतों के ज़िमन में। तो इस वजह से ये बर्फ़ पिघल रही है और कोशिश है रिकॉन्सिलिएशन की कि मिलके इन हालात पर काबू पा लिया जाए। ये एनालिसिस ठीक है रऊफ़ भाई? थैंक यू काजी साहब, बहुत मेहरबानी। देखिए, हमारी कंटेंशन हमेशा से ये रही है, पहले दिन से जब से हुकूमत हमारी बनी है और अली अमीन गंडापुर साहब ने चीफ मिनिस्टर के तौर के ऊपर ओहदा संभाला है, हम चाहते थे कि वफाक की एक इकाई की हैसियत से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वफाक के साथ फंक्शनल ताल्लुकात रखें। तो आपको याद होगा मेरे भाई कि वो इस्लामाबाद आए थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की थी, उनकी 2 मुलाकातें हुई थी। इसके बाद फिर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने पेशावर का दौरा किया था और उनको रिसीव किया गया था। इसके अलावा और भी थे जिनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो हमारी जो कोशिश है वो पहले दिन से ये रही हुई है कि वफाक जो है वो इकाइयों के साथ ही चल सकता है, और इकाइयाँ जो हैं उनका भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वफाक के साथ फंक्शनल ताल्लुकात जो हैं उनको कायम रखें। अनफॉर्चुनेटली वफाक का जो रिस्पांस था वो बहुत ही नेगेटिव रहा है अब तक, और उन्होंने ना हमारे अफसरान को हमारी रिक्वेस्ट के मुताबिक वहाँ अपॉइंट किया है, ना ही उन्होंने हमारे फंड्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने एक ऐसे गवर्नर को वहाँ पोस्ट किया है जो कि इंतहाई अब्यूसिव ज़ुबान जो है और इंतहाई डिस्डेनफुल किस्म का उनका रवैया रहा है। बासूरत उनको फिर चीफ मिनिस्टर साहब जवाब भी देते रहे। तो ये जो अभी तक का जो सिनारियो है वो ये रहा हुआ है। हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी वही है जो कि पहले थी। तो ये जो आज जिन मुलाकातों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस पर आप देखिए कि SIFC का जो इजलास हुआ था उसमें उनको नहीं बुलाया गया था, उसके बाद 2 दिन के बाद जो इजलास हुआ उसमें बुलाया गया, और ये उसी के बाद से 1-2 जो मुलाकातें हुई हैं ये उसी फंक्शनैलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए मुलाकातें हैं। वफाक जो है वो सूबों के बगैर नहीं चल सकता, और सूबे जो हैं वो वफाक के बगैर नहीं चल सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वफाक की भी और सूबों की भी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि वफाक भी अपना रवैया बदलेगा और सूबे के जो हकूक़ हैं उनके ऊपर डाका नहीं डालेगा, बल्कि वो सूबे के हकूक़ जो हैं वो सूबे को और सूबे के अवाम को पास ऑन किए जाएंगे। रऊफ़ भाई, ये फरमाएँ कि बहुत से मसाइल यहाँ आजकल पैदा हो रहे हैं, बहुत से लोग, जो मैंने थोड़ी सी अभी बात की थी, आप एज आ पॉलिटिकल एनालिस्ट और लीडर जो है, आप ये जो लोग बात एमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ की बड़े बड़े जगादरी साफ़ी जो हैं वो मुबैना तौर पर जिनकी टॉप तक रसाई है, वो इस तरह की बातें करते हैं, मायूस करने के लिए हैं ये बातें, या इनमें कुछ सदाकत आपको नज़र आती है एज आ पॉलिटिकल वर्कर और थिंकर? आप क्या समझते हैं? देखिए काजी साहब, मेरी बड़ी एक डेफिनेटिव किस्म की इनपुट है इस सिलसिले में, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इस मुल्क में किसी स्टेज के ऊपर मार्शल लॉ लगता है, देखिए अगर आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब उनके पास कुछ है, कोई पावर्स हैं, तो ये एक फैलेसी है। पावर उनके पास नहीं है, ये पुतलियां हैं और ये पुतलियों का तमाशा कर रही हैं। इनकी तनाबें कहीं और से खींची जाती हैं और ये चली जा रही हैं, कर रहे हैं इस वक्त भी, पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्टेज के ऊपर मार्शल लॉ लगा इस मुल्क का,
तो मुझे खुदा नख्वास्ता ये मुल्क जो है ये तबाही की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। ज़रूरत इस अमर की नहीं है मेरे भाई कि मार्शल लॉ लगे, ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुल्क में आईन को रिस्टोर किया जाए, कानून को रिस्टोर किया जाए और जमहूरियत की इक़्तिदार को रिस्टोर किया जाए। ये ज़रूरत है इस मुल्क की। और ये जिन लोगों का आप सो कॉल्ड लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं काजी साहब, जो कि आप फरमा रहे हैं कि उनकी रसाई ऊपर तक है, ये वहीं से दाने लेके आते हैं और ये भी अपनी पुत्रियों का नाच नाचते हैं और वो दानों की बेसिस के ऊपर अपना जो एक फॉल्स नैरेटिव होता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ या तो मिसगाइड करना होता है या डराना होता है। मोस्टली डराना होता है कि जी डर के आप ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत है इसको कबूल कर लेंगे। तो भाई हमारी पार्टी की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हम आइन और कानून की रेस्टोरेशन चाहते हैं, हम जमहूरियत की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए हम एक अवामी तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं। हम किसी सूरत में इस गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत जो है उसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि एक सूबे में हमारी हुकूमत है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो ताल्लुकात जो हैं एक मिनिमल ताल्लुकात जो हैं वो मेंटेन किए जाएं इनके साथ। मैं बिल्कुल वो आप बात कर रहे होंगे और एक और साहब है जिनका मैं नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, पसंद करता, तो ये रूमर मॉन्गर्स हैं, ये उनके पेड मुलाजमीन हैं जो कि अपना काम करवा के जो उनको फीड किया जाता है वो आगे डिसेमिनेट करते हैं। और ये दे नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल के जी इनकी बातों के ऊपर ध्यान धरा जाए। अच्छा रऊफ भाई, आपने एक बड़ी दरमियान में एक खबर भी ब्रेक कर दी, अवामी तहरीक की बात कर रहे हैं। इसका कुछ स्केड्यूल आया है, इसका कोई एजेंडा, कोई प्लानिंग और इसके मकासद और गोल, इस पर कोई बात हो रही है, कुछ होमवर्क हो रहा है? जी, ये तहरीक शुरू हो जानी चाहिए थी ऑलरेडी, लेकिन क्यों शुरू नहीं हुई? इसलिए कि पिछले 2 महीने से हम अपने जलसों के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वहाँ से इनकार है। इसलिए अब ये हमारी जो रिक्वेस्ट्स हैं ये अदलिया में गई हुई हैं, हाई कोर्ट लेवल के ऊपर हम इनको परस्यू कर रहे हैं। और मुझे बताया गया था कल कि अनकरीब इन द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज हमें इजाज़त जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। सो हमारे जलसे जो हैं वो प्लान्ड है फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, ये तमाम जगहों के ऊपर हमारे जलसे जो प्लान है। ये जलसे जो हैं ये हमारी जो कोलिशन हमने बनाई है 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उन प्लेटफॉर्म से होंगे। और उसके बाद अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अनकरीब उसको ज्वाइन करेंगी, तो वो पार्टीज़ भी इन जलसों के इनकाद में शरीक होंगी। तो ये जो एक पब्लिक जो एजुटेशन है, पब्लिक मूवमेंट जो है, ये जिस दिन भी हमें इजाज़त मिल जाती है उस दिन से ये लॉन्च हो जाएगी। अच्छा रऊफ भाई, ये जो मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से भी बताया जा रहा है हुई है, इस हवाले से कुछ उन्होंने शेयर की है बात की या कुछ पैगाम भेजा हो जो आप आवाम के साथ शेयर कर सकें? नहीं, मेरे पास अभी डायरेक्टली कोई पैगाम नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसके बारे में चेयरमैन इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस मिली है कि वो क्या डिस्कस वगैरह हुआ है, क्या नहीं हुआ, और क्या मसाइल हैं जो अभी तक मौजूद हैं, और क्या मसाइल ऐसे हैं जो कि अगर कोई मसला ऐसा है जो कि हल होने की तरफ जा रहा है, तो वो चूँकि उनकी गाइडेंस और उनकी डायरेक्टिव्स के मुताबिक काम करते हैं। इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ डेवलप होती है, तो वो उस सिलसिले में खान साहब से मिलते हैं और उनको कॉन्फिडेंस पे लेके उनकी डायरेक्शंस जो है वो हासिल करते हैं। तो ये मीटिंग भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी। अच्छा, एक तो गुफ्तगू हुई जो प्रेस टॉक हमने देखी जब अली अमीन गंडापुर साहब और मोहतरम मोहसिन नकवी साहब बैठे थे, इसके अलावा कोई बात जो आपस में ज़ाहिर है गुफ्तगू तो आपस में हुई होगी, कुछ मसाइल हैं, कुछ पेमेंट के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, तो इस पर कोई बात ये शेयर की आपसे अली अमीन गंडापुर साहब ने या पार्टी से? मेरी ये मसले जो होते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं सर फ़ोन के ऊपर होती हैं, क्योंकि हम सब के फ़ोन्स जो है ना वो टैप हो रहे हैं, आपको पता है। सो अनफॉर्चुनेटली वो भी एक गैर कानूनी काम है, लेकिन हो रहा है इस मुल्क में। इसलिए ये मुलाकात जब भी कभी फिजिकल मुलाकात होती है तो तभी डिस्कस होता है, और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है मेरी आदत है कि मैं आवाम के साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अब भी जब इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुँचेगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। अच्छा रऊफ साहब, जी बात मुकम्मल करें। बाय एंड लार्ज उन्हीं चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई है जो कि डेवलप हो रही हैं। अच्छा रऊफ हसन साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है, 3.5 साल का आपका तजुर्बा था, उस पर चाहे किसी की फॉर एंड अगेंस्ट कोई भी राय हो, एक पॉलिटिकल रियलिटी के तौर पर तो पीटीआई ने इमर्ज किया है, इससे तो इनकार करना मुमकिन नहीं है। अब क्या
जो उस तजर्बे को सामने रख के आने वाले दिनों में खौफनाक माशी बुरहान, जिसके हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग कहते हैं वी आर स्लीप वॉकिंग टू अ प्रेसिपिस, तो इस पे कोई और राइट्स भी जो है वो अपने तौर पे कश्मीर में आपने देखा क्या हुआ, कराची में लोग जो है सरतापा एहतजाज हैं और बिजली की कीमत और बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है के इलेक्ट्रिक ने। तो इस पे कोई स्ट्रेटजी, कोई आपके थिंक टैंक इस पे भी काम कर रहे हैं? काजी साहब, मैं कुछ हकायक बयान करना चाहूँगा आपकी वसातत से। आई होप कि आप मुझे सुन लेंगे प्लीज़। देखिए, इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो 76 साल के ऊपर एक्युमुलेट हुए हैं। कभी भी अदर दैन द फैक्ट कि खान साहब ने इंतहाई सिंसियरिटी के साथ उन मसाइल को हल करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दौरे हुकूमत में 2 साल तो कोविड ने ले लिए और बाकी उसके बाद जो एजिटेशन था अपोजिशन की पार्टीज़ का, तो कुलियतन हम लोग डिवोट नहीं कर सके अपने आप को आवाम के मसाइल दूर करने के लिए। उसके बावजूद हमने हेल्थ कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, कोविड को मैनेज किया। वी वर डब्ड एज वन ऑफ द 3 बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू टैकल कोविड। सो ये तमाम बातें, एहसास प्रोग्राम हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपलॉड किया गया। वो सब बातों के होने के बावजूद ये जो मसाइल में इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट काजी साहब, इन मसाइल का कोई आसान हल नहीं है। आइंदा 5 से 10 साल जो हैं उसमें हमें सिर्फ मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। हमें इस वक्त हालत इस मुल्क की ये है कि हमें इंटरेस्ट पे करने के लिए और कर्जे लेने पड़ रहे हैं, और जो कर्ज़ों की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम पता नहीं 140 बिलियन के कॉन्टेक्स्ट में कहीं सोच रहे हैं, ये उससे भी बढ़ जाएगी। ये सिलसिला जो है जारी नहीं रह सकता, ये सिलसिला ख़त्म होना पड़ेगा और मुल्क को अपने रिसोर्सेज के अंदर जीना जो है वो सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पब्लिक मैंडेट चाहिए, इसको आपसे आपकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी चाहिए। एक ऐसी गवर्नमेंट आपको इस मुल्क में चाहिए जो कि आवाम का कॉन्फिडेंस कमांड करती हो, आवाम का मैंडेट कमांड करती हो। ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है काजी साहब, इनके पास किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं है सिवाय चुराए हुए मैंडेट के, और ये आवाम कबूल करने से इनकारी हैं। तो इन मुश्किल हालात में देयर इज़ ऑल द मोर रीज़न कि जो आवाम का मैंडेट है उसको रिस्टोर किया जाए और जो हुकूमत उस तरह से बने वो उसको सपोर्ट किया जाए ताकि वो आवाम को साथ लेकर इन मसाइल के हल की तरफ बढ़ सके। ये मसाइल बहुत गंभीर हैं और मैं आपको बता दूं, कोई भी आ जाए, आवाम जो हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अगर आवाम का मैंडेट है किसी एक शख्स के लिए, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है किसी एक शख्स के लिए, तो मेरा ख्याल है कि उस शख्स के लिए रिलेटिवली आसान होगा कि वो आवाम को अपने साथ लेके चले और इनके मसाइल जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हल पड़े। इमीडिएट कोई हमारे पास इस मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि जी हम वो पूरी खिलाएं और वो मसले हल हो जाएं। इंतहाई गंभीर इश्यूज हैं हमारे पास इस वक्त जिनको हमने हल करना है। आई एम सॉरी मैंने वक्त लिया, लेकिन आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट। मैं ये सारी हमने वक्त के लिए आपको हम तकलीफ देते हैं आपसे। रऊफ हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपकी अर्ली रिकवरी के लिए दुआ करते हैं और आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। 2 इंतहाई अहम तजिया निगार हमारे साथ होंगे, इन्हीं इश्यूज़ पर बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ होंगे, तजिया निगार हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं। ज़मीर हैदर साहब हैं, उनसे बहुत सी बातें पूछेंगे कि ये हालात किस सम्त में बढ़ रहे हैं और क्या कोई बेहतरी की अलामतें या निशानियाँ कोई जल्दी नज़र आती हैं या नहीं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, में ज्वाइन किया है जनाब आमिर ज़िया, मारूफ तजिया निगार, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़मीर हैदर साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ तजिया निगार हैं, शो होस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आमिर ज़िया साहब, यहाँ पे आप जानते हैं कि बेपर की भी उड़ती हैं और फिर बेपर की जो है उनके पर भी लग जाते हैं। कल मैं सुन रहा था एक मारूफ तजिया निगार का तजिया जो बड़े आला तरीन हलकों के करीब समझे जाते हैं कि जनाब मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के माबैन जो मुबैना टग ऑफ वॉर है अगर है तो उसके नतीजे में एमरजेंसी भी लग सकती है, खुदा न खास्ता मार्शल लॉ भी लग सकता है। जबकि हमारा ख्याल तो ये है कि ये ज़माने लद गए। अब आप कितनी क्रेडिबिलिटी आप लैंड करेंगे इस नौ की जो खबरें हैं, जनाब आमिर ज़िया साहब? जी देखिए, हमारे यहाँ एक मसला ये है
कि लोग समझते हैं कि जितनी ज्यादा वो सनसनीखेज गुफ्तगू करेंगे उतना ज्यादा उनको नंबर मिलेंगे। मैं आपकी बिल्कुल तजदीद से मुत्तफिक हूँ कि वो जो दौर था कि जिसमें इमरजेंसी लग जाया करती थी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि मारवाए आइन काम हुआ करते थे, वो अब मुमकिन नहीं है आज के हालात में। और आज के हालात में हम देखते हैं कि जिस किस्म की फजा मुकद्दर हो चुकी, जितनी महादाराई है, और जिसमें हम देखते हैं कि तमाम जितने बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, दीगर इदारे हो, तमाम के तमाम बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बन गए हैं। तो उसमें कोई भी इस किस्म की मुहिम जोई की कोशिश नहीं करेगा, और मेरे ख्याल में किसी के बैक ऑफ द माइंड भी नहीं है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है बारहा, मतलब सिर्फ ये वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं, इससे पहले भी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है क्योंकि जी अब नो मोर टू इमरजेंसीज और मार्शल लॉ। और ये आप देखें, इसी वजह से आप देखें कि 2002 से इस मुल्क में माशाल्लाह मुतवातिर जो है इंतखाबात हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद होते हैं। अब ठीक है, हुकूमत मुद्दत पूरी करे ना करे, वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करे ना करे, लेकिन इंतखाबात 5 बरस के बाद हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए खुशाइन बात है। ये बात भी खुशाइन है, ठीक है, उसके नतीजे में हम इतराज कर सकते हैं कि इंतखाबी प्रोसेस में धांधली हो गई, उसके अंदर टेढ़ापन है, कजी है, वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये भी स्टेप फॉरवर्ड ही मैं कहूंगा। तो मैं इस चीज को वो नहीं लेता है कि पाकिस्तान में वो मारूजी हालात नहीं है कि जो मुल्क को इमरजेंसी की तरफ लेके चले जाएं, क्योंकि तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं, बशमूल पॉलिटिकल प्लेयर्स के और जो इदारे हैं हमारे, वो इस चीज पे उन्होंने कंसेंसस बनाया हुआ है कि जी मारवाए आइन जो है अब कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जनाब काजी साहब। जी ज़मीर हैदर साहब, एक तो ये नुक्ता नज़र सामने आया, लेकिन मैं थोड़ी सी और ज़रा सियासत पे भी बात करता हूँ। जूँ जूँ गर्मी बढ़ रही है, तू लगता है बर्फ़ें पिघल रही हैं। ये फरमाएं कि ये जो एक कुर्बत थोड़ी सी नज़र आई आज हमें, आज KPK के वज़ीर आला की मुलाकात बहुत बड़ी शख्सियात से भी हुई, और तो क्या इसकी वजह वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने लोगों से बात कही जेल में कि ये मई जून में ये बिजली जो है ये यहाँ पे खुदा न खास्ता अनरेस्ट पैदा कर सकती है, उस तरह का जिस तरह हमने कश्मीर में देखा। तो क्या इससे ये मामलात इससे आने वाले दिनों के खदशात से जुड़े हुए हैं? ज़मीर हैदर साहब। काजी साहब बहुत शुक्रिया। काजी साहब बिल्कुल यकीनन जब एक माहौल बनता है तो उसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी एडवांटेज लेती है और उसी को सामने रखते हुए स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि पंजाबी कहते हैं ना अगलियां नु कान हो जान, तो वो हो सकता है। और उसकी और दूसरी वजह यह है कि अब जो टाइम है उसमें शायद बर्फ़ पिघलनी ही चाहिए, क्योंकि सारे हरबे तो इस्तेमाल होकर करके देख लिए सब ने, तो अब उसमें बेहतर यही है कि बैठकर बात करें, चलें आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेकिन वो जो आपने पहली बात की थी उसने आपने कहा कि बेपर की या पर की उड़ाई, तो जिन साहब ने भी ये उड़ाई या तो उनकी जो चिड़िया है वो बगैर परों के तो एक तो उड़ती नहीं है। दूसरी बात जो आमिर ज़िया ने की वो बिल्कुल आई 100% सेकंड दैट के पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक्चुअली वी आर लिविंग इन इमरजेंसी सिचुएशन। मेरी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इस वक्त महंगाई का दौर है, इस वक्त लोड शेडिंग है, बिजली से परेशानी है, इमरजेंसी है। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इमरजेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी चीज़ें वो आपने से उन्होंने कह दिया आमिर ज़िया ने कि बिल्कुल वो अब वो टाइम नहीं है, वो हालात नहीं है, और अगर चीज़ें वैसे ही बेहतर तरीके से हैंडल हो रही हों जहाँ से करने की ज़रूरत होती है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि बाकायदा इन चीज़ों को पेपर पे लेके आया जाए कि जी इमरजेंसी लग गई है या ये लग गया है वो लग गया है, तो वो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। अब कमिंग बैक टू दिस कि जो आइस मेल्टिंग होना शुरू हुई है, एक तो चीज़ ये कि आप देखें कि सिग्नलिंग क्या है कि ठीक है KPK दोनों ही इशू हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर का है, टेररिज्म का है, और अब पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं बिजली का है, जिसका अली मीन गंडापुर साहब ने बहुत दिन पहले कह दिया था कि मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा, मैं वापडा पेस्को के ऑफिस पे कब्जा कर लूंगा, बिजली मुझे चाहिए, मेरे पैसे मुझे चाहिए। यकीनन ये मामलात हैं। ये मोहसिन नकवी साहब आगे बढ़ते हैं, उनको वज़ीर आज़म टास्क देते हैं, अवैस लगारी साहब आगे आते हैं, जब जिस दिन मुलाकात होती है SIFC की उसके बाद ये मीटिंग्स शेड्यूल हो जाती हैं कि जनाब इनके इश्यूज एड्रेस किए जाएं। और उनका क्या कंसर्न है, अगर KPK में वो उनके अवाम के वो लोगों के मसाइल या जो भी इश्यूज हैं अगर वो एड्रेस हो जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल में अली मीन गंडापुर को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं।
वो कहेंगे अच्छा। कि फाबेहा बिस्मिल्लाह, ये मेरे सूबे के एक कहानी और है ज़मीर हैदर, जो अंदर जो हैं वो अंदर रहेंगे, उनको ठंडा करना है जी। एक कहानी और है और वो मुझे हाथ से निकलती नजर आती है, और वो आमिर रियाज साहब, मैशत जो है 2800 अरब रुपए का आपका सर्कुलर डेट है, 64% ऑफ बजट आपने डेट सर्विसिंग पे दे दिया है, महंगाई रन अवे इन्फ्लेशन है। और आज मैं देख रहा था कि पिछले 6 साल से कोई 12 लाख असामियाँ या कितनी असामियाँ थी, ये गलत हो सकता है, मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा, टीचर्स की, उन पे बंदों को नहीं रखा गया, पेंशन ख़त्म कर दें, IMF ये कह रहा है, या कम से कम उसको रीस्केड्यूल करें। ये सारे ये जो मईशत का अजाब है, ये सियासत को पुरअमन कैसे रहने देगा आमिर ज़िया साहब? जी बहुत बुनियादी सवाल ये है, और क्योंकि कहते हैं ना जो नई टर्म एक चल रही है कि जी पॉली क्राइसिस जो है रियासत बाज़ उसको सामना करना पड़ता है। पॉली क्राइसिस से मुराद ये होती है कि एक बुरहान जो है वो दूसरे बुरहान को फीड कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ सियासी बुरहान जो है मैशत पे अपना असर दिखा रहे हैं, और माशी बुरहान जो है वो सियासत को हमारे जो है मुश्किल बना रहे हैं। और जाहिर है कि जब तक आप अपनी मैशत को दुरुस्त नहीं करेंगे, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम देख रहे हैं कि PTI हुकूमत के खात्मे को 2 बरस से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन कोई आपको विजन, कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि अब तो देखिए ना, तमाम चीज़ें जो हैं PDM हुकूमत के पास 16 माह रही थी, अब माशाल्लाह फिर उनके पास हुकूमत है, वही शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन कोई एक नया विजन, कोई नया इनिशिएटिव आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो कुछ बातें हो रही हैं कि जी बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी, और उस पर ज़मीर हैदर भी अच्छी रोशनी डाल सकते हैं कि सरमायाकारी की पहली शर्त ये होती है काजी साहब कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो और कानून की हुक्मरानी हो। बदकिस्मती से जो हम तासुर दे रहे हैं बतौर रियासत पाकिस्तान, वो इन दोनों चीज़ों की नफी करता है कि हमारे यहाँ हुकूमत वक्त जो है वो अदलिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करती है, हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और उसमें अगर आप ये समझें कि उसके बाद बैरूनी सरमायाकार जो है वो पैसा लगाने के लिए आएगा, जबकि मकामी सरमायाकार जो है पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी मासूमियत या हमारा भूलपन हो सकता है या नादानी हो सकती है। तो खैर नादान सादा दिल लोग हैं, वादे लेकर आ जाते हैं कि 10 अरब का वादा UAE ने कर दिया, 5 अरब का सऊदी अरब ने किया, लेकिन बदकिस्मती ये है। आमिर साहब यहाँ मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको, आप इसे सवाल करता हूँ फिर ज़मीर साहब, मुझे क्योंकि एक दिलचस्प बात मेरे जहन में आई है, वो जी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ UAE करेगा। अरे भाई 12-13 बिलियन डॉलर की तो हम वहाँ पर जाके प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं आमिर ज़िया साहब, तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है, उन्हें इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा ना, देखिए जब हमारी हुक्मरान अशराफिया जो है, हुक्मरान अशराफिया के लोग हैं ना जो बैरून मुल्क तिजारत करते हैं, अपना जायदादें खरीदते हैं, वो जब इस मुल्क में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है तो वो क्यों करेंगे? देखिए मेरी इतलात थी, सऊदी डेलीगेशन आया, जब बिजनेस टू बिजनेस डील्स हो रही थी, कोशिश की जा रही थी बनाने की, तो वो सऊदी इन्वेस्टर कह रहे थे कि सरकार अब हमारे यहाँ आके, क्योंकि देखिए सऊदी अरब जो है बड़ी मुश्किल से उसने 7-8 अरब डॉलर की सरमायाकारी, उनको भी जरूरत है FDI की, तो वो पाकिस्तानियों से कह रहे थे कि आप आ जाएं। कोई लेटर ऑफ इंटेंट नहीं बना, कोई MOU जो है साइन नहीं हुआ, कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं हुई। जो स्टेप्स होते हैं कि सरमायाकारी आने के जो आपको मिलते हैं इशारे, वो नहीं नजर आ रहे। आप देखिए इस मुल्क की बदकिस्मती, 25 करोड़ का मुल्क है, हमने 5.39 यानी कि तकरीबन 5.40 बिलियन डॉलर की हमारी यहाँ जब सरमायाकारी आई थी, जो रिकॉर्ड है वो 2007 में आई थी, मुशर्रफ साहब का पीरियड था। 2008 में भी 5 बिलियन का हमने फिगर क्रॉस किया था। उसके बाद से ही 19 कितने बरस हो गए, और आप देखें कि आपकी वो 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को आप जो है अबूर नहीं कर पा रहे। माशी इशारे ये कह रहे हैं कि जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कहा गया कि जी हमारा रेवेन्यू 30% बढ़ा है, जो कि अच्छी एक हेल्दी साइन है, लेकिन हमारी डेट रीपेमेंट डोमेस्टिक जो है वो 65% उसमें इजाफा हुआ है। तो जब हालत ये होगी और हमें नजर आएगा कि हुक्मरान अशराफिया ना कोई ऑस्टेरिटी यानी आमिर भाई, ये आपने बड़ा दुरुस्त कहा, लेकिन मैं ये सवाल मुझे बड़ा चूंकि वो कर रहा है ज़मीर, में 2 सवाल पूछूंगा आपसे। एक तो कल कौन सा बम फोड़ा जाएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर है, और दूसरा यार ये क्या सितम ज़रीफ़ी है, टके टके के लिए आलमी इदारों की चौखट पे धक्के खाने वाले जो हैं, उनके अपने लोग 12-12, 13-13 बिलियन डॉलर, 16 बिलियन डॉलर तक की मैंने 2018 में ये स्टोरी कवर की थी कि हम वहाँ पर ख़रीदते हैं। इसका मतलब हमारे पास डॉलरों की तो कमी नहीं है। चक्कर क्या है ज़मीर साहब? दोनों सवाल आपसे।
सर पहली बात तो ये जो दूसरा सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूं। आपको मालूम है कि एक बबल फटा था, दुबई बबल, जो यूएई का जी बबल, प्रॉपर्टी बबल, सब कुछ, उसके बावजूद फिर इतना पैसा वहां पे गया। वो एक आपको इंसेंटिव्स देते हैं, वो आपसे पूछते नहीं है, वो कहते हैं आप पैसे लाएं, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, आपके सेफ एनवायरनमेंट मिलती है, वो आपको देते हैं, एक चीज। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान के कुछ इशराफिया का पैसा है तो वो क्या पैसा जायज तरीके से कमाया गया था? आपने 2018 में ये स्टोरी की थी, और उससे पहले की कब से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। जब दुबई जब डेवलप होना शुरू हुआ, लोगों ने उस पर जब नजरें जमाई तो उसके बाद लोगों ने पैसा लेकर जाना शुरू कर दिया। यहां से लॉन्चों में डॉलर्स भर के लेकर जाते थे। कितनी देर का रास्ता है, जहाज शायद ज्यादा टाइम लेता था, हवाई जहाज लॉन्च जो है थोड़ी देर में पहुंच जाती थी दुबई के साहिलों पे और यूएई के साहिलों पे, और वहां से वो डॉलर्स जाते थे। फिर हमने ये भी सुना कि जहाजों के अंदर भर भर के गए हैं और वो टारमैक पे भी नहीं लगता था, वो जहाज कहीं और लगता था और उसके लिए अलग कारपेट बिछता था और उसमें से वो बैग्स भर के चले जाते थे। कौन बताएगा हमें? अब दुबई लीक्स आई हैं, आप देख लीजिएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। पनामा ज़मीर एक फिगर कोट कर दूं, ये जायद कोरी साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। उन्होंने साथ ये भी बताया कि पिछले कुछ सालों में, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं अभी पूछता हूँ कंट्रोल रूम से, कि कुछ 5-10 सालों में 130 बिलियन डॉलर गया है यहाँ से। और वो ये अभी दुबई की बात कर रहा हूँ और सेफ हेवन्स की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि इससे बड़ी कैश को तो कोई नहीं हम अपने अजीज़ से, मगर यूं लगता है कि जैसे मैं कहता था कि इस मुल्क की मैशत उस भैंस की तरह है जिसका दूध लेने के लिए 2 बंदे आते हैं और सारी 24 करोड़ लोग उसका चारा इकट्ठा करते रहते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जब तक ये उलट नहीं होती, ये जो एक इक्वेशन बनी हुई है, तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में मसाइल हल नहीं होंगे। दौलत की कमी नहीं है, मगर दौलत से यहाँ से लेकर निकल जाने वालों की भी कोई कमी नहीं, और यही मसला है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आमिर जियाद साहब, अब इस बात पे आलमोस्ट तमाम कलर्स के, तमाम नज़रियात के जो मैशदान हैं, वो इस बात पे इत्तफाक है उनका कि IPPs से बहुत से बड़ा धोखा, फ्रॉड हमारे साथ कभी नहीं हुआ था। वर्ल्ड बैंक को कोट करता हूं, उसने 10 साल में बताया कि 45 बिलियन डॉलर का टीका इन्होंने हमें लगाया, मगर कोई रल मिल के खाने जा रहे हैं और 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस कर दिए। मुआहिदों की तफसील बता के मेरा गला बैठ गया कि दुनिया में अब कह रहे हैं कि जो हमारी एक उम्मीद सोलर पैनल की बनी थी, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि हम आपका यूनिट तो सिर्फ 11 रुपए का खरीदेंगे। और के इलेक्ट्रिक कह रही है कि जी 11 रुपए उसने नेपरा से और मांग लिए हैं, 10-11 रुपए। और लोग बिलबिला रहे हैं, निकल रहे हैं और बड़े गुस्से में हैं। आमिर जियाद साहब, योर टेक ऑन दिस। हमारी जो एनर्जी पॉलिसी माजी की हुकूमतों की रही है बहुत ही मुजरिमाना रही है, जिसकी वजह से आप देखें कि कैपेसिटी पेमेंट के गिरदाव में वैसे फंसे हैं कि डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है वो कम से कम 60 से 65 रुपए की बिजली पर यूनिट खरीदने पे मजबूर है। और कोई इनसे पूछे, और ये किन्होंने किया था? वही लोग जो आज हमारे सरों पे मुसल्लत हैं, जो कहते हैं कि जी मसला हल करेंगे, उन्होंने ये सारे गड्ढे खोदे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरुआत करें और उसके बाद नून लीग ने जो है बगैर बिना सोचे समझे जो है बिजली घर लगाए। सबसे मजे का खेल साहिवाल का पावर प्लांट था जो कोल फायर्ड है। अब आप पूछें कि इम्पोर्टेड कोल के लिए आपने मुल्क के कहते हैं ना कि दरमियान में जाकर एक फायर पावर प्लांट लगाया है कोल फायर्ड, तो वो कहाँ से उसकी वो बनेगी? मतलब है कि वो बिजली सस्ती कैसे पैदा कर सकता है? तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने फर्नेस ऑयल के महंगे आप देखें बरस से वो प्लांट्स बंद हैं और लेकिन उनको पेमेंट्स हो रही हैं। और फिर हम लोग लोड शेडिंग का शिकार हैं कि जनाब क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उन प्लांट्स को चलवा सकें, उनका जो है जो एनर्जी जो भी उनका मिक्स है उसका ख्याल नहीं रखा कि उनको पेमेंट कर सकें। तो उसमें ये तमाम लोग जो थे जिन्होंने पावर प्लांट्स लगाए उनका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं करता। वो हमारी मतलब है नैरेटिव से, बयानी से खुरच के निकाल दिया गया है। बात अब आती है कि सोलर पैनल, जाहिर है कि लोग ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन अगर लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना सोलर शमसी तवानाई बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगी और फैल चुकी है, तो उसको भी अगर ये आजादी देंगे उसके नतीजे में जो ये प्लांट्स है उनका मजीद बोझ बनेगा। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पॉलिसी रिवर्सल हो रहे हैं
और वो जो कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजली की जगह जो है हम दोबारा से एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं लोगों में कि लोगों को यकीन नहीं कि वो सोलर पैनल लगाएं ना लगाएं, उसके ऊपर किस तरह से उनको कहते हैं ना मीटर उनकी वो होगी, रेटिंग होगी, क्या होगा। तो हर चीज अब सवालिया निशान है। इस मुल्क में कोई चीज तय नहीं पा रही है और यही हमारा लम्या है। और उसकी मैं समझता हूँ आमिर रियाज साहब, एक जो बात आपने की, मैं इस बात से आपसे क्यों लेता हूँ, ज़मीर यहाँ से मोबाइल छीन लो, मोटरसाइकिल उठा लो, मार मार के आपकी खाल खींच लेते हैं यहाँ के थाने। आप नस्लों के कपड़े उतार दो, आप नस्लों को गुर्बत, जिल्लत, बर्बादी, महरूमी में झोंक दो, तो यू आर रिवॉर्डेड। इज दिस द सिस्टम? और ख़ास तौर पर ये जो हम 16-15 बिलियन डॉलर की बात कर, ये जो कोयले के जिसने मुआहदे किए, 2 बिलियन डॉलर का कोयला हमने इंपोर्ट किया और इंपोर्टेड कोयले पे लिखा कि हालांकि अपना कोयला थर में मौजूद है। ये कौन लोग हैं? हम किन के हत्थे चढ़े हुए हैं ज़मीर? देखें काजी साहब, बड़े अफसोस की बात है, क्या बंदा कहे। वो कहते हैं ना कि कोयले के कारोबार में वो जो भी होता है, वो अब मैं पूरी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हुआ वही है। अब ये आमिर शाह ने बात की, आप मुझे बताएं कि जहां पे ये कोल पावर प्लांट लगा है वो उसको डेयरी हब कहा जाता था हमारे पाकिस्तान का, उसको आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हब कहा जाता था, सबसे ज्यादा ग्रीन फील्ड्स वहां पे होती थी। उस एनवायरमेंटल हैजर्डस प्लांट ने तबाह करके रख दिया वहां पे। आप डेटा उठाएं जब से वो प्लांट वहां पे लगा है और उसके बाद से वहां पे प्रोडक्शन देखें, डेयरी प्रोडक्ट्स की और आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसमें कितनी कमी आई है। एनवायरनमेंट का तो चलें जी, खत्म छोड़ें। उसके बाद जो आपका जो फ्रेट चार्जेस पड़ रहे हैं कोल के आपके उससे कोस्टल एरिया से, जहां पे आपकी वो बंदरगाह है, वहां से लेके आप जहां तक कोल पहुंचा रहे हैं उसका चार्जेस, और फिर वो सब कवर होने। फिर वो प्लांट की आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जनाब वो प्लांट जो है वो मॉडर्न एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उतर रहा था कि नहीं उतर रहा था, ऑब्सोलीट हो चुका हुआ था कि नहीं हो चुका हुआ था। बहुत सारे इश्यूज हैं। अब इस वक्त जो अभी आमिर जान ने भी बात की और आपने भी जिस तरफ इशारा किया, बात यह है कि इस वक्त हुकूमत है वो डबल जेपेटी में फंस चुकी हुई है कि अगर सोलर पैनल्स पे अगर पूरी कौम चली जाती है तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस में इतने अरबों रुपए देने हैं वो कहां से देंगे। पहली बात यह कि मेरी अगर घर की 4 दीवारी है, मैं उसके अंदर सोलर पैनल्स लगाऊं और बैटरीज लगा के मैं कर लूं और मैं ग्रीन मीटरिंग की तरफ ना जाऊं तो मुझे कौन पूछेगा? क्यों पूछेगा? मेरा अपना जाती पैसा, चाहे मैंने जेवर बेचा है, कुछ बेच के मैं सोलर पैनल्स लगाता हूं, तो मुझ पे क्यों आप जबरदस्ती थोपना चाहते हैं कि नहीं जी आपने इतने परसेंट टैक्स देना है? क्यों? बात यह है कि इनको मुसीबत यह पड़ गई है कि कैपेसिटी चार्जेस आपने पे करने हैं 38,000 मेगावाट की प्रोड्यूस के, 18,000 आपको इस वक्त मिल रहा है, रिक्वायरमेंट आपकी 24,000 है, 6,000 का इस वक्त आउटेज है जो कि आपको मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको लोड शेडिंग्स नजर आ रही हैं। यहां तो सारे अब जो है वो AJK और KP की तरह बन जाएं कि जी ऐसी की तैसी जब बिल हम दे रहे हैं। एक और बात का जो सबसे तकलीफदेह बात है, सबसे तकलीफदेह बात आमिर रियाज साहब, हम जो माजी में लेफ्ट के लोग थे, आज सिवाय जमात इस्लामी के कोई एक पार्टी भी ये नहीं कह रही कि ये मुआहदे खोलो। एक दिन मैंने अर्ज़ किया यहाँ पे बैठ के अपनी बड़ी हम्बल कैपेसिटी में कि हुजूर आप हमें कुछ ना दें, आप 93 से लेके अब तक के सारे मुआहदे खोल दें, इन्हें पब्लिक कर दें क्योंकि ये हमारे पैसों से हुए हैं। इनकी कोई बात ही नहीं करता। आर दे अनटचेबल? ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई हाथ नहीं डाल सकता। नहीं, बिल्कुल इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब भी देखे ना ये मुकद्दस गाय बन गए हैं और इतने बड़ी बड़ी इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया, जैसे कि आपने फरमाया कि नस्लों को, हमारी आने वाली नस्लों को गिरवी रख के चले गए, लेकिन इनका एहतसाब नहीं होता बल्कि इनको जो है रिवॉर्ड किया जाता है। इनकी तमाम तरह लूटमार जो भी इन्होंने मतलब गलत फैसले किए अपने मफाद के लिए किए, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। दुनिया के कोई और मुल्क हो तो अगर जमहूरियत हो हकीकी तो वाकई इनका एहतसाब हो रहा हो, वोट के जरिए एहतसाब हो रहा हो, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं है। और ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया बन गया है कि जनाब इन लोगों को, जो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और बड़ा मसला है कि जो हमारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनमें आप देखिए कोई नजरियाती फर्क नहीं है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, हत्ता कि मैं PTI को भी कहूंगा, इनसे पूछे ना कि भाई प्राइवेटाइजेशन पे क्या आपकी नुक्ता नजर है, आपका सरमायाकारी पे क्या है, IMF पे क्या है, तो इनकी माशी पॉलिसीज जो है 19-20 का फर्क होगा, करप्शन के लेवल का फर्क होगा, तरीकेकार का फर्क होगा, वारदात करने का फर्क होगा, लेकिन कोई बुनियादी पॉलिसी में फर्क नहीं है। जैसे और जमहूरियतों में होता है भी कंजर्वेटिव पार्टी की एक है, लेबर की एक है, कहीं ना कहीं आपको फर्क नजर आ जाता है रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स का, लेकिन हमारे यहाँ तमाम लोग एक जैसे ही हैं।
और तमाम ही लोगों की अच्छा, पॉलिसी मैं एक सवाल आखिरी करना चाहूँगा। ज़मीर हैदर, ये बताइए कि बहुत सी नौकरियां ख़त्म करें, पेंशन का निज़ाम ख़त्म करें, उसके बाद जो है टैक्सेस लगाएं और ज़्यादातर सैलरीड क्लास और उसके बाद जो आम आदमी पे टैक्स लगता है, जैसे आप, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो इमरान खान का एक नज़रिया है, उनके लोगों ने आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी की थी कि नो इवन इमरान इज़ वेटिंग फॉर, हालांकि ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है, बजाय इसके कि आप इसको लीड करो, वेट कर रहे हो कि कब तुम ज़िल्लत और बर्बादी से तंग आके घरों से निकलते हो, अल्लाह ऐसा वक्त ना लाए। लेकिन डू यू सी कि अगर इसको रोका ना गया, इसका कोई उपाय ना किया गया, तो यहाँ पे खुदा न खास्ता लोग तंग आमद बजंग आमद हो सकते हैं। ज़मीर, देखें, अब यही एक सिनारियो बिल्ड किया जा रहा है। अभी जो डायलॉग की बात करते हैं वो कहते हैं अभी नहीं हमने बैठना, इसलिए कि वो वेट कर रहे हैं बजट आ जाए। बजट आएगा, लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा और वो एक जमात जो है, जो कि इस वक्त एक ग्रैंड ऑपोजिशन का अलायंस भी बना रही है, जिसको महमूद खान अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं, वो उसको कैश करना चाहेंगे आफ्टर बजट। और यही एफर्ट्स हैं कि केपी को ठंडा किया जाए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत सिर्फ एक उस मुखालिफ जमात की केपी में है, और केपी की आवाम को अगर रिस्पाइट मिल गया तो हो सकता है वो उतनी बड़ी तादाद में लोग ना निकलेंगे, भाई यार हमारा तो अब मामला हल हो गया, ठीक है, बाकी सूबों में से लोगों को नहीं निकलने दिया जाएगा। तो एक सिनारियो बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब बजट के बाद जो है, और अभी इसीलिए वो कहते हैं कि जी वो सीरियस नहीं है मुज़ाकरात में, वो कहता है वो सीरियस नहीं है, ये बड़ी नहीं करने, क्योंकि ये बजट के बाद ये बड़ी अहम गुफ्तगू थी। आमिर ज़िया और ज़मीर हैदर जो हैं बेलाग बात करते हैं और दर्द रखते हैं दिल में, तो ये जो लोग बातें कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, एक बात यहाँ करता चलूँ आज के हफ्ते के पहले प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए कि यहाँ पे जो लोगों को ये बावर ना करवाएं कि उन्हें अपने आइनी और जमहूरी हकूक़ लेने के लिए घरों से बाहर ही आना पड़ेगा, जैसे हमने कश्मीर में देखा। तो इसलिए मेरे ख्याल में सिर्फ KPK या कश्मीर ही नहीं, इस मुल्क के तमाम सूबों के लोगों का सुख हक है, वो हक उन्हें दे दें इससे पहले कि वो कहीं मांगने ना आ जाए। इजाज़त, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।